if this is the, we have a string, okay, and we produce some kind of pulse over the string, okay. S- Means this is the data given we have, okay. Like diameter हमें given है, एम्पलीट्यूड जो पल्स क्रिएट होगा उसका भी वो भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन था, टेंशन भी गिवन था, और डेंसिटी जो है स्ट्रिंग का वो भी गिवन था। और हमसे पूछा था कि बताओ इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगा अलोंग द स्ट्रिंग। दूसरा पूछा था कितना एनर्जी एक यूनिट वॉल्यूम में ट्रांसफर होगा, एवरेज एनर्जी कितना ट्रांसफर होगा, पावर कितना रिक्वायर्ड होगा टू ड्राइव द ऑक्सीलेटर, सो और इंटेंसिटी क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमने किया था कि पहले हमने वेव का इक्वेशन फाइंड किया था। तो जैसे मैंने बताया था वेव का इक्वेशन चाहे तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप का इनिशियल कंडीशन क्या है और बाउंड्री कंडीशंस क्या है, उसके ऊपर हम इसको सेलेक्ट करते हैं कि वेदर वी हैव टू सेलेक्ट दिस इक्वेशन ऑफ द वेव और वेदर दिस इक्वेशन ऑफ द वेव। तो लेट अस सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस इक्वेशन ऑफ द वेव by assuming that कि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है एंड y इक्वल टू 0 है, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि हमें इस इक्वेशंस में सभी चीजें अननोन है, सिर्फ एम्पलीट्यूड हमें पता था, बाकी ना तो हमें k पता है ना तो हमें ओमेगा पता है। तो हमें ये k निकालना पड़ेगा, वेव नंबर निकालना पड़ेगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन था, तो फ्रीक्वेंसी यदि हमें गिवन होगा तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और यदि वेव नंबर हमें फाइंड करना है तो हमें वेवलेंथ पता होना चाहिए। और वेवलेंथ चूंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट टेंशन गिवन है और डेंसिटी गिवन है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हैं। और जैसे ये निकल गया, देन वी नो दैट वी हैव दिस रिलेशन कि v जो स्पीड ऑफ वेव होगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ और ओमेगा बाय के। तो इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वेव नंबर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये के ओमेगा और ए पता चल गया, देन वी से दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव, ओके। दूसरा क्वेश्चन पूछा था एवरेज एनर्जी, सो लेट्स आई थिंक इस पे थोड़ा सा मुझे और एक बार डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैं डिटेल में नहीं बट थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। तो इसको मैं दोबारा से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। तो मतलब कि जैसे कि हमारे पास मान लो कि ये स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इनिशियली इट इज टाइट और इन इक्विलिब्रियम, ओके। सो दिस इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट शुड वी डू, एक्चुअली वी डिस्टर्ब। तो डिस्टर्ब किया, देन डिस्टर्ब करने पे क्या होगा, वी क्रिएट अ पल्स ओवर द स्ट्रिंग। लेट्स सपोज थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं मैं। So suppose, let's suppose I create pulse like this on the string. Means what, we disturb these particles. Here जो भी particles है उनको हमने disturb कर दिया. So that all particle move from its equilibrium position to extreme position. So that is actually possible when we supply some energy from outside. So means here there is a some kind of oscillator who drive or who actually disturb this string. So suppose there is a, so to drive this oscillator we required energy. So the energy is actually transferred to these particles. So the energy become of this particle become high. That's why it goes into vibration. Okay. So let's suppose I'm considering a very small particle here. Huh? I'm considering only one particle. Let's suppose I'm considering this particle whose mass is, let's suppose, mi. So what happened, it actually move when we disturb the string, so it will move in upward direction with some velocity or reach here, reach here, reach here.
इस जगह पे पहुंच जा रहा है. So it move from this point to this point. So means there will be some displacement. Means ये इसका equilibrium position था, but ये equilibrium position से extreme position पे पहुंच गया. So let's suppose the disturbance is y. Y. Y is the disturbance. Okay. So y is the displacement of the particle from its mean position. Okay. So this is the particle here, and it goes from this location to this location with some velocity. Initially it have some velocity, you know, uh, like ये ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से समझो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के जैसा है ये, कि लेट्स सपोज दिस इज अ स्प्रिंग. ये पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा. दिस इज अ स्प्रिंग and this is a block. So initially what happened, let's suppose it is at mean position. So we know that at mean position what happened, the potential energy जो होगा इस ब्लॉक के पास, इस तरह से समझते हैं इसको, ऐसे मत वर्टिकल ना करके हम इसको हॉरिजॉन्टल करके समझते हैं कि अगर मेरे पास ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, तो यदि ये मीन पोजीशन पे हुआ, अगर ये मीन पोजीशन पे हुआ, सो दिस इज द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0. बट वेलोसिटी क्या होता है यहां पर, मैक्सिमम. सो वी हैव वेलोसिटी मैक्सिमम, मींस यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा. And that is nothing but 1 by half mv square. So it move, ये move करेगा because of this kinetic energy, and this kinetic energy converted into its potential energy. So when it suppose it reach here, so this kinetic energy converted into potential energy, that is 1 by half kx square. और we say that, क्या कहते हैं हम लोग, कि total energy of the system is conserved, that is 1 by half kx square plus 1 by half mv square, and that is always be constant. So in simple harmonic motion, तो वैसे ही यहां पर ये particles क्या कर रहे हैं, these particles produce simple harmonic motions, means this will vibrate in y direction. So this is the mean position, this is the mean position of a particle of mass m, and this is what its extreme position, extreme position. ओके. सो जब आपका देख सकते हो पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पे होगा, इनिशियली मीन पोजीशन पे होगा, सो व्हाट हैपन, इट हैव सम वेलोसिटी, सो इट हैव सम काइनेटिक एनर्जी, it have some kinetic energy. What is that kinetic energy, 1 by half mi into v I square, velocity of particle. तो हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होता है दैट इज इक्वल टू नथिंग बट डेल वाई बाय डेल टी होता है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का क्या कहेंगे, इस पार्टिकल का कितना होगा, दैट इज नथिंग बट 1 बाय हाफ एम आई इंटू डेल वाई बाय डेल टी स्क्वायर. करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत, नो सर. यस. ना उसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 1 बाय हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है. और आपको पता है यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू के बाय एम कह सकते हैं. तो यदि मैं यहां से देखूं तो के इक्वल टू क्या कह सकता हूं, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो अगर मैं के इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर कहूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज 1 बाय हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर. वेर एक्स क्या था, एक्स था मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट. ओके. सो सेम टू सेम these particle are actually oscillating with the frequency omega, with the frequency omega, with the frequency omega, है ना, at resonance condition, that everything happening at resonance condition. So whatever the frequency of this source is a frequency of particle. Okay. Yes sir. So the potential energy, what is potential energy, that is
1/2, instead of writing k, can I write mass of the particle mi into omega square into, because the particle displaced in y direction, so I can write y square. Correct? So this is the potential energy of one particle. This is the kinetic energy of one particle. So if I want to calculate, let us suppose these, there is a n number of particles, there is a n number of particles that is going to be disturbed. So if I want to find out total energy or total kinetic energy or average kinetic energy of the particles or potential energy, so what should I do? टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे? सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? समेशन में I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक. लेट्स सपोज देयर इज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो 1/2 mi into del y by del t, बिकॉज ये जो पार्टिकल है, ये वेलोसिटी किस पार्टिकल की थी? ith पार्टिकल की है. सो I square. Correct? So this gives the total energy, total kinetic energy of this pulse. Okay, any problem? Let's suppose there's an n number of particles. So if there's an n number of particles, so each particle have kinetic energy this. So total kinetic energy is what? Summation of all. Correct? Yes, sir. Yes. So what is the total potential energy? If I want to find out total potential energy, that is also be summation में I equal to 1 to n 1/2 mi into omega square into yi square. So this gives the total potential energy. This gives the total kinetic energy. Correct? If you add these two, okay, so we get total energy. So we know that the total energy of a single particle, that is nothing but 1/2 mi into ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये एक पार्टिकल की एनर्जी होगी. सो देयर इज, इफ लेट्स सपोज देयर इज एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो व्हाट शुड आई राइट? समेशन में आई इक्वल टू 1 टू n. तो इसी को मैंने कहा था, बिकॉज ओमेगा इज, यहां पे देखिए, यहां पर आप किसी चीज को बाहर नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज यहां पर देख सकते हो अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी होगी, उसी तरह से अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा. So you cannot take these things out. ठीक है? So you have to perform integration here. Okay, but that's why I'm not explaining this thing, क्योंकि that is become very complicated ना. और ये आपको करना नहीं है, ये टाइप से नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि अगर आप इसको बाहर निकाल लोगे नहीं निकलेगा, बिकॉज each particle have different kinetic energy and different potential energy. So you have to perform integration. कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट्स बिकम डिफिकल्ट फॉर यू. Okay, so that's why I'm not going to discuss how to find out these things. Okay, so that's why I'm stop here. But the total energy, in the total energy you can see only omega and a is the constant. Omega, the angular frequency of all particles are same, angular frequency of all particles are same, as well as maximum value of displacement for all the particles are same. Okay, so that's why I'm saying that 1 omega square is constant, a square is constant, or if you add all masses of the particles, okay, so you get the what? Total mass of the string. Okay, so this is the total mass m 1/2. Okay, so in term of density you can write 1/2 rho into volume of the string. So volume of the string is cross sectional area into length into omega square into a square. So you have everything. Okay, आपके पास डेंसिटी गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है क्योंकि डायमीटर गिवन दे रखा है, आपको डायमीटर पता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होगा, लेंथ पता है. तो आप क्या कर सकते हो,
ये निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। ओके, सो दिस आर टोटल एनर्जी। ओके, बट अगर आपसे पूछा कि बताओ काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देन यू हैव टू परफॉर्म इंटीग्रेशन, और दैट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू सॉल्व। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। ओके, ये आएगा नहीं, बट ये जरूर पूछेगा टोटल एनर्जी। यस, सो यू हैव टू remember the total energy transfer is 1 by half rho into s into l into omega square into में a square. Is there any problem? No, sir. Okay, so हाँ सर अभी तो नहीं। हाँ, तो वही तो आपने जो मेरे से पूछा उसमें तो बस यही करना है, वैल्यू पुट करना है। एनर्जी डेंसिटी पूछेगा तो एनर्जी डेंसिटी में क्या करना होगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे। ओके, सो दिस द वॉल्यूम, सो दिस द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी 1 by half rho into omega square into a square. So this is the energy density. Rho you know that, omega you know, a is no known, so you can find out कि एक यूनिट वॉल्यूम से कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा। इन सेम मैनर आपसे पूछ रहा है इंटेंसिटी। ओके, सो व्हाट इज द इंटेंसिटी, सो डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी इज नथिंग बट व्हाट, इंटेंसिटी मींस व्हाट, इंटेंसिटी, ये बार बार आएगा अभी, इंटेंसिटी मींस व्हाट, it is the average power transfer, average power transfer per unit cross sectional area in case of string wave. Okay, in case of string wave ये definition है कि एक यूनिट अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता, यानी 1 मीटर स्क्वायर अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता स्ट्रिंग का, तो कितना पावर ट्रांसफर करेगा, कितना एवरेज पावर ट्रांसफर हम कर सकते हैं स्ट्रिंग के द्वारा एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, यहां से यहां पर मुझको एक्चुअली पावर ट्रांसफर करना है, तो अगर एक यूनिट एरिया होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो कितना ये पावर ट्रांसफर करेगा। तो अगर एवरेज पावर देखोगे तो एवरेज पावर का मतलब क्या हुआ, एवरेज पावर का मतलब हुआ व्हाट, दैट इज द एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम। So average, this total energy is what, it is the average energy. Okay, so not instantaneous, average. So average energy, that is 1 by half rho into s into length into omega square into a square upon my time. So the length by time, okay, this give the velocity or speed of the wave. So the average power transfer is, that is 1 by half rho into s into omega square into a square, where L by T become what, speed of the wave, that is V. So intensity become what, intensity become 1 by half rho into s cancel हो जाएगा, omega square into a square into में V. So this is the intensity of string wave, in string wave. So you know rho, you know omega, you know a, you know v, so you can calculate intensity also. Okay, ठीक है कनिष्का? यस सर। हम्म, इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या था कि आपको ये देखना है इंटेंसिटी किस चीज किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर, दूसरा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के ऊपर, और तीसरा स्पीड ऑफ वेव के ऊपर। ये डिपेंडेंसी देख याद रखना है हमें, क्योंकि अभी अब लाइट वेव जब मैं डिस्कस करूंगा या साउंड वेव डिस्कस करूंगा तो ये बार बार आएगा। ओके, सो दिस इज द एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेव मोशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वेव मोशन। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वेव मोशन इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये चीज यहां पे जो बता रहा हूं, यही चीज आपका लाइट में यूज होता है, लाइट वेव में, जब हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। लाइट वेव में दो फिनोमेना हम मैं आपको बताऊंगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ओके, सो टू अंडरस्टैंड द इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन,
you have to understand this topic, superimposition of wave. Superimpositions means what? Actually, let us suppose there is a various source. Okay, let's suppose more than one source. Okay, let's suppose this is a source number S1, S2, S3. Okay, many source can be possible. Okay, let's suppose this is the one speaker who produce the sound. This is another speaker which produce the sound. This is another speaker which produce the sound. So sound means what? It's wave. It's producing wave. Okay, it's producing wave in this manner. Okay, so what happened? You can see these waves, these waves meet at various location in the space. Okay, these waves meet at various location in the space. Okay, means this waves are generated by source S1, this wave generated by source S2, this wave generated by source S3. So the, or you can say also we have, let's suppose S4, let's suppose we have S4 also. So this also produce a wave. Okay, so these wave meet at various location. So what happened when these waves meet at various location, it produce, it produce some new kind of wave. Okay, न्यू काइंड मीन्स व्हाट, कि दो वेव आपस में दो साउंड, जैसे कि मान लो कि दो लोग, इस तरह से समझो कि फॉर एग्जांपल ओके, लेट्स सपोज दिस इज द वन गर्ल, ओके, एंड दिस इज द बॉय. ठीक है, बोथ स्टार्ट फाइटिंग. ओके, बोथ स्टार्ट फाइटिंग. सो जब दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा? This he she produce some kind of sound and he is also some other kind of sound, because the pitch yes, sound में आएगा एक word pitch. या pitch का आएगा. तो so pitch of a girl sound is high as compared to boys. तो let's suppose अभी बाद में बात करते हैं पिच के बारे में, बट अभी फिलहाल समझो दिस बोथ स्टार्ट फाइटिंग, सो प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड. तो क्या होगा? और यहाँ पे लेट्स सपोज देयर इज अ वन ऑब्जर्वर हु ऑब्जर्व द फाइट. ओके, देयर इज अ वन ऑब्जर्वर. सो क्या होगा? ये कुछ बोलेगा, ये कुछ बोलेगा. ठीक है, दोनों कुछ कुछ बोलेगा. अब दोनों अगर एक साथ बोल रहा होगा तो इसको कुछ दूसरी चीज ही सुनाई सकता, जो ये एक्चुअल में चीजें हो रही होंगी इनके बीच में, वो ना सुन करके कुछ और ही सुन ले रहा होगा, बिकॉज ये इससे काफी दूर है. ठीक है, तो मींस यहां पर, यहां से इसने कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट किया, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ. ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन इस पॉइंट पे पहुंचा जहां पर ये ऑब्जर्वर खड़ा है. बट ये जो इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करेगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है, मींस इसने कुछ कहा, इसने कुछ कहा, बट इसने कुछ और सुना. ठीक है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल नजदीक नहीं है, इसके काफी दूर है. ठीक है, तो ये हुआ क्या, क्यों हुआ? बिकॉज ये दो वेव्स जो जनरेट हुआ, साउंड वेव जो जनरेट हुआ, जहां पर मीट हो रहा है, यहां पर दोनों मीट करके एक नया जो है वेव प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, ओके. सो दिस इज व्हाट सुपर इम्पोजिशन. सुपर इम्पोजिशन मीन्स meet though two waves or more than two waves combine and produce some new kind of wave. Okay, so that is what superimposition, that is what superimposition. Okay, any problem, any problem? No, sir. Yes. So okay, तो एक चीज, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया था. स्ट्रिंग, जब हम स्प्रिंग, जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे थे, तब भी मैंने सुपर इम्पोजिशन के बारे में बताया था. तो सेम टू सेम यही है. मान लो कि ये जो वेव जनरेट किया उसका इक्वेशन क्या है? y1. और ये जो वेव जनरेट कर रहा है इसका इक्वेशन है y2. ओके, सो मान लो हमारे पास सिर्फ दो ही सोर्स है, बिकॉज अभी हमें सिर्फ दो ही सोर्स के बारे में जानना है. ठीक है,
बट जब मैं डिफ्रैक्शन जब डिस्कस करूंगा, जब मैं डिफ्रैक्शन बताऊंगा, तो वहां पर जरूरी नहीं, वहां पे मैं दिखाऊंगा आपको कि एक से ज्यादा सोर्स होते हैं, ठीक है। बट अभी हमें सिर्फ दो सोर्स की ही जरूरत है, मींस हम दो ही सोर्स को अभी कंसिडर करके चलेंगे कि दो ही सोर्स है जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बाकी और कोई सोर्स नहीं है जो वेव प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स, एंड बोथ सोर्सेज आर मोनोक्रोमेटिक, yes. Okay, before going to discuss superimposition, there is some terminology. Okay, so there is a one term, coherent source. Coherent source. Source. So what is the meaning of coherent source? Can anyone tell me? What is the meaning of coherent source? Yes. नहीं, कुछ तो पढ़ा होगा ना, कोहेरेंट सोर्स क्या है, इनकोहेरेंट सोर्स क्या है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट सोर्स? जो जो अगर उसमें से वेव निकल रही हो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम। Okay, so first I write the definition. Okay, so the coherent source is actually two wave, means we say that coherent source का मतलब क्या है? Let's suppose this is a source S1 and this is a source S2. When we say that these two sources are coherent, okay, so uh, if both sources produce the wave, okay, let's suppose this is producing some wave, this is also produce some kind of wave, okay, and they will interfere, let's suppose meet somewhere here, okay. Okay, यहाँ पर दोनों सुपर इम्पोज कर गए, ओके, देयर इज सुपर इम्पोजिशन एट दिस पॉइंट। तो ये जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स S1 जो प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? ओमेगा होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, जहां पर ये मीट करेंगे, जहां पर ये मीट करेंगे, उस जगह पर उस जगह पर उस जगह पर लेट सपोज यहां पर ये मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, ठीक है। यहां से वेव जनरेट हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा, दोनों क्या कर रहे हैं, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है, दोनों वेव यहां पे मीट कर रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो फेज डिफरेंस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, at point P, at point P, the phase difference between the waves is constant with the time, with the time, with the time, very important. Okay, means what, कि ये दो सोर्सेज है, ठीक है। लेट्स सपोज इट्स प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ वेव, इट प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ वेव, एंड both wave meet at point P, okay. So at point P, this point, okay, किसी भी टाइम पे, बिकॉज वी नो दैट कि यहां से जो वेव जनरेट होगा, मान लो, तो वो वेव y1 इक्वल टू होगा आपका a1 साइन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इंटू टी माइनस में k इंटू एक्स। तो अब यहां पे देख सकते हो कि ये जो वेव जनरेट हो रहा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पर अलग अलग आपको यहां पर y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर अलग अलग y की वैल्यू मिलेगी अलग अलग टाइम पर, ठीक है। उसी तरह से ये वाला सोर्स है, ये वेव प्रोड्यूस कर रहा होगा y2, दैट इज a2 साइन ओमेगा टी माइनस के इंटू एक्स। तो अब यहां देख सकते हो अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग जो है y की वैल्यू मिलेगी, मतलब अलग अलग डिस्टर्बेंस मिलेगा, अलग अलग डिस्टर्बेंस मिलेगा। बट इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, व्हाट इज द, दिस इज द फेज, this is the also phase, the phase difference, these two waves, let's suppose k1, this is a k2, these two wave always be constant with respect to time। किसी भी टाइम t पर, मान लो t इक्वल टू 0 पर जो फेज डिफरेंस होगा, लेट्स सपोज देयर इज अ ऑब्जर्वर हु ऑब्जर्व द थिंग्स,
here at the point P there is a observer. So यहां से जो वेव आया, यहां से जो वेव आया, ये दोनों मीट कर रहे हैं, यहां पे दोनों मीट करेंगे। तो इस पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर, P के ऊपर फेज डिफरेंस जो होगा इन दोनों वेव्स के बीच में हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम तब इसको कहेंगे कि ये बोथ सोर्सेज आर कोहेरेंट। अगर सोर्सेस कोहेरेंट हो गया, अगर सोर्सेस कोहेरेंट हो गया, तो इस सुपर इंपोजिशन फिनोमेना को, इस सुपर इंपोजिशन को, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सोर्सेस कोहेरेंट हो गया, सोर्सेस कोहेरेंट है, सोर्सेस कोहेरेंट है मींस ओमेगा दोनों का सेम है और फेज डिफरेंस जो है किसी भी पॉइंट पी के ऊपर वो हमेशा कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो उस सुपर इंपोजिशन को हम लोग इंटरफेरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस कहेंगे। Okay, what is the meaning of interference? Superimposition of, you can in single word, superimposition of wave produced by coherent source. Okay, so this phenomena is known as interference. Okay, any doubt? See, ये building block है to understand the, actually हमें interference और diffraction समझना है, so this is the building blocks. Clear? Yes, sir. Yes. Okay. There is a one more term we use, monochromatic. मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होगा? मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? लेट्स सपोज दिस इज अ सोर्स, ओके, सो लेट्स सपोज दिस इज अ सोर्स, a speaker, we have this speaker. If this speaker produce sound at only one frequency, okay, it produce sound only at one frequency, okay, the sound produce at only one frequency, then this source is called monochromatic sources. Okay, so means wave produced by source at single frequency, okay, मतलब कि सपोज साउंड ढोल की आवाज है तो ढोल की ही आवाज बजेगी, ठीक है, इस स्पीकर से, और कोई दूसरा आवाज नहीं निकलेगा, ठीक है। सो सिंगल फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, यहां से आपका अगर ये वेव्स जनरेट हो रहा है, देन इट्स कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक सोर्स, अदरवाइज इट्स कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक मींस कि इसी स्पीकर से ढोल की आवाज भी आ रही है और भी पियानो की भी आवाज आ रही है, बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आ रही है, तो उसे हम पोलोक्रोमेटिक कहेंगे, अदरवाइज से मोनोक्रोमेटिक कहेंगे। सो हमारे जो डिस्कशन में है, हम जो सुपर इंपोजिशन पढ़ेंगे जिस वेव का, ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है हम पढ़ेंगे ये एज्यूम करके, क्या एज्यूम करके करेंगे? सुपर imposition of two waves, okay, more than two waves in मैंने बोला लाइट वेव में पढ़ेंगे, तो two waves, मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए, produced by monochromatic source and monochromatic source and coherent source means interference. We actually deal interference. Okay, any problem? No, sir. Yes. तो दो एजम्पशन हमने माना कि पहला तो जो सोर्स हम जो भी कंसीडर करेंगे वो मोनोक्रोमेटिक होगा, मतलब उसके वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा या फिर कोई भी वेव प्रोड्यूस हो रहा होगा वो सिंगल फ्रीक्वेंसी पे होगा, और दूसरा कि किसी भी पॉइंट पे जब वो मीट करेंगे वहां पर जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ
कांस्टेंट होगा, और जो दो सोर्सेस साउंड प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो दोनों ही फ्रीक्वेंसी दोनों की ही क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ओके, so let's do it. So let's suppose we have this source S, this is the another source S1, ये हो गया S2. Okay, so it produce the wave. जरूरी नहीं है स्ट्रिंग वेव है, कोई भी. दिस एक्चुअली दिस डिस्कशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वेव. Okay, not only for string wave. And this is another wave. Okay, so let's suppose it meet here at point P. So the equation of this wave, y is equal to a1 sine kx minus omega t. Let's suppose this is the another source, y is equal to a2 sine kx minus omega t plus phi. Okay, you can see मैंने दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, ओमेगा और ओमेगा रखा है. ठीक है, यहां पे, और दूसरा मैंने जो वेवलेंथ है वो भी सेम रखा है. ये इसलिए सेम रखा है, के की वैल्यू सेम इसलिए रखा है क्योंकि मुझे यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर जो फेज डिफरेंस चाहिए वो हमेशा कांस्टेंट चाहिए. अगर मैं ये डिफरेंट ले लूंगा तो फिर नहीं आएगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई के इज ऑल्सो सेम, ओमेगा इज ऑल्सो सेम. दूसरा क्या है कि डिफरेंट क्या है कि ये जो वेव प्रोड्यूस कर रहा होगा उसका एम्पलीट्यूड, ओके, और ये जो वेव प्रोड्यूस कर रहा होगा उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, और जो दोनों वेव जनरेट हुआ है वो एक ही टाइम पे जनरेट नहीं हुआ है. ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज अ फेज डिफरेंस फाइव. फेज डिफरेंस का मतलब क्या था कि फेज डिफरेंस आता क्यों है, क्योंकि बिकॉज द वेव आर नॉट प्रोड्यूस एट सेम टाइम. सेम लोकेशन से हो सकता है बट नॉट एट अ सेम टाइम. सो बिकॉज दीज टू वेव्स जनरेट एट अ डिफरेंट टाइम, दैट्स व्हाई वी हैव फाइव. सो एक सिंपल सा एग्जांपल हम इस तरह से सोच सकते हैं कि लेट्स सपोज यू हैव अ स्पीकर, दिस इज अ स्पीकर, this is another speaker. Okay, this is a one speaker, this is another speaker. और ये इसके अंदर जो है, जो आवाज ड्रम की जो है प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला सोर्स ये भी ड्रम का ही कर रहा है. ठीक है, ये दोनों ही ड्रम का ही कर रहा है और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है जो साउंड प्रोड्यूस करेगा. बट दोनों जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है उसकी इंटेंसिटी, यानी इस साउंड की इंटेंसिटी और इसकी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, साउंड में इंटेंसिटी का मतलब होता है लाउडनेस से इंटेंसिटी इज कनेक्टेड विद द लाउडनेस, और वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, बिकॉज ओमेगा दोनों के लिए सेम है. तो अभी मैंने कुछ देर पहले दिखाया था, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. और चूंकि मैंने यहां पे देखो के मैंने सेम लिया है, ओमेगा सेम लिया है दोनों में, तो वेव का स्पीड सेम होगा. ठीक है, दोनों की स्पीड सेम होगी, और दूसरा फ्रीक्वेंसी भी सेम है. दैट्स व्हाई वी से दैट इंटेंसिटी इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो इंटेंसिटी होगी, यानी उसका जो लाउडनेस होगा और इस साउंड का जो लाउडनेस होगा वो दोनों ही डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है. ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा उस वेव की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी साउंड की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, लेट सपोज अगर मैं कहता हूं कि यहां पर A1 बड़ा है A2 से, तो इंटेंसिटी जो इस साउंड की होगी वो ज्यादा होगी दूसरे वाले से. ठीक है, तो बट ये जो साउंड, मान लो ये जो स्पीकर बजा और ये जो स्पीकर बज रहा है वो दोनों सेम टाइम पे बजना स्टार्ट नहीं हुआ, ये पहले हो गया, ये बाद में हो गया. तो बिकॉज दोनों सेम टाइम पर नहीं स्टार्ट हुआ तो उसकी वजह से दोनों में फेज डिफरेंस आ रहा है. तो यहां पर जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरफेरेंस हो रहा है, यहां पर लेट्स सपोज ऑब्जर्वर है,
तो जो एक्चुअल डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रहा है दोनों जगह से वो डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। यानी अगर मैं यहां खड़ा रहता तो मुझे सिर्फ S1 के बारे में समझ में आ रहा होता, बट यहां पर मुझे ये यहां पे होता तो मुझे S2 के बारे में समझ में आता, बट मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो मुझे इन दोनों का ही सुनाई पड़ेगा, दोनों ही साउंड सुनाई पड़ेंगे। बट मैं जो डिस्टरबेंस इंटरप्रिटेट करूंगा वो कुछ और करूंगा। ओके, ये ये डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया एयर के अंदर, ये भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, बट मैं जो इंटरप्रिटेट करूंगा वो कुछ डिफरेंट करूंगा। ओके, क्योंकि दोनों ओके सेम टाइम पे ऑरिजिनेट नहीं हो रहा और दूसरा एम्पलीट्यूड भी दूसरों का सेम नहीं है। तो मैं यहां पर जो ऑब्जर्व करूंगा, लेट सपोज ये y1 था, ये y2 है, और यहां पर जब मैं इंटरप्रेट करूंगा और यहां पे मतलब यहां पर जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा, दोनों वेव का रिजल्टेंट मिलेगा, मैं वो क्या कहूंगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2। ओके, कैन यू टेल मी व्हाई आई राइट y1 प्लस y2, why not y1 into y2? हम्म, मैं कह रहा हूं यहां पर जो वेव मिलेगा वो y1 प्लस y2 मिलेगा। why we can say why हम ये भी तो कह सकते हैं यहाँ पे जो वेव मिलेगा y1 into y2 मिलेगा या y1 by y2 मिलेगा रिजल्टेंट, बट हम y1 प्लस y2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे होंगे। नहीं वो ठीक है, ऐड हो रहा है मतलब यहाँ पर मीट किया और एक नया वेव बना, और वो बन रहा है इन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से। ठीक है, तो हम यहाँ पे y1 प्लस y2 कह रहे हैं, तो सुपर इम्पोजिशन में हम एडिशन ही क्यों करते हैं, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी तो कर सकता था, y1 माइनस y2, या फिर y1 इंटू y2 कर देता। ओके, देखो सब्ट्रैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, उस तरह से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। सुपर इंपोजिशन में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन दो फ्लक्चुएशन का नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन। और इसका एक एक्सप्लेनेशन है, बट सुपर इंपोजिशन बट वो एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ा लिटिल काफी डेप्थ है, और वो जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं दैट इज द प्रिंसिपल, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, यू कैन सब्ट्रैक्ट और यू कैन डोंट यू मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं कर सकते, बिकॉज इफ मल्टीप्लाई डिवीजन कर दोगे दोनों वेव का तो इट्स वॉलेट दिस प्रिंसिपल, सो दैट इज एक्चुअली प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल ऑफ द सुपर इम्पोजिशन। सो हमेशा एडिशन करेंगे। ओके ओके, नाउ तो ऐड करते हैं। सो y इज इक्वल टू मुझे मिला y1, सो ऐड a1 y1 plus y2। okay, now tell me one thing, this is the fluctuating quantity, this is also fluctuating quantity, so you have two method. What are the two method to add these two fluctuation? Mhm. There's a two fluctuations, okay, they are meet here, we get resultant of that. So how we can get y, how we can get y? वेक्टर सम करके। Yes, exactly, there's a two method, one is analytical method, analytical method, okay, and another is what, phasor diagram or vector diagram, vector diagram। ओके, सो मैंने आपको कहा था कि एक्चुअली वी डोंट प्रिफर दिस मेथड, हाँ, व्हाट इज द रीजन, it become complex, okay, it become complex as compared to vector diagram, but when we apply the vector diagram, what is the condition for the uh, what is the conditions when we apply vector diagram?
What is the conditions? क्या कंडीशन है? What is the condition? The frequency of both fluctuations should be same. Otherwise, you can't apply this uh, y1 plus y2 वेक्टर डायग्राम मेथड. यहाँ पे देखिए ये वेक्टर यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दोनों फ्लक्चुएशन की फ्रीक्वेंसी सेम है. ओके, सो व्हेन फ्रीक्वेंसी सेम, ओमेगा सेम, then we apply. Okay, but analytical method, whether omega same or not, or whether k is same or not, you can apply this method. You have to substitute the value and simplify it, but it becomes so complex. Okay, to solve mathematically become very difficult. So also अगर दो वेव है तो चलेगा, बट अगर मोर देन 2 वेव्स होगा तो एनालिटिकल ऐड करना इसको डिफिकल्ट होता है. So we don't prefer this method. We actually preferred this method always. So very simple. So vector diagram. How I can draw the vector diagram for these fluctuation quantities? So what is the, suppose I am representing y1. So this is the vector represent the fluctuation y1. Okay, so the length of y1 is what? इस वेक्टर का लेंथ क्या डालूं? What is the length? मैंने कहा ये वेक्टर जो है y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. So what is the length? A1. हाँ, A1, amplitude of the wave. Yes, A1. Okay. Now y2 y2 को मैंने रिप्रेजेंट किया ये इस वेक्टर से. So this is the another vector y2. So what is this angle? The angle between these two vectors denote what? Phase difference. Phase difference. That is phi. Yes, exactly phi. Phi is the phase difference between two vector, and this is the A2. Okay, so this is only applicable for interference or only for interference phenomena. Interference के लिए vector diagram we always preferred this method. Okay, so अब simple है, so you can add simply by self क्योंकि vectors हैं तो इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया मैंने. तो ये हो गया आपका A2, ये हो गया A1 और इनके बीच का फेज डिफरेंस हो गया फाई. तो इन दोनों को ऐड करोगे यू गेट रिजल्टेंट, दिस y रिजल्टेंट. और जो रिजल्टेंट होगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दिस द ए रिजल्टेंट. ये रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा व्हाट इज दिस? ए आर. सिंपल, ए आर इज इक्वल टू व्हाट? दीपांशी बताओ ए आर क्या होगा? व्हाट इज दिस ए आर? Hello, what is this AR? A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi. Yes. उसका रूट. हाँ, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर. नहीं, बाकियों को भी बोलना है, ठीक है? 2A1 A2 cos. नहीं बताओगे तो तुम्हारा नुकसान है. cos phi. ये तो हाइपोटेन्यूस का लेकर करा है ना, जैसे वो करते हैं हम हाइपोटेन्यूस किया है, फिर कौन सा? वेक्टर. वेक्टर एडिशन. वेक्टर यस, एडिशन. सिंपल
वेक्टर एडिशन करना है. सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, है ना. यहाँ पे जो नया रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड है. ओके ओके. Now what is this phi, this, let's suppose this is the theta. Theta is what? Theta is the phase difference, phase difference of y with respect to what? With respect to y1. वेव जो y1 है, ये जो y1 है उसके रिस्पेक्ट में इसका फेज डिफरेंस, दैट इज व्हाट? तनु बताओ क्या होगा थीटा? यस. What should I write? Hmm? ओके. दीपांशी बताओ क्या होगा थीटा? कनिष्का बताओ. सर इसमें थीटा का फाई ये हम्म. करिश्मा बताओ व्हाट इज द थीटा? A2 sin phi upon में A1 plus A2 cos phi. tan इनवर्स a1 a2 A2 sin phi phi अपॉन a1 A1 plus प्लस A2 a2 cos phi. cos phi. ये पूरा साल बीत गया और जबकि इतना स्लो पढ़ाया है, एक एक चीज एक एक बात को बड़े आराम आराम से तसल्ली से बताया है. और ओके, तो ये हमने देखा कि दो वेव जो है इसको हमने सुपर इम्पोज कराया. सो वी गेट रिजल्टेंट. तो नया जो वेव मिला उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए आर साइन. अंदर में क्या आएगा? अंदर में क्या आएगा? क्या सुपर इम्पोजिशन होने के वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो वेव मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी पहले वाले सोर्सेस के वजह, सोर्सेस के जो थी, या फिर डिफरेंट होगी? सेम होगी क्यों? क्योंकि पहले वाले मतलब मिलकर ही बना तो. पहले वाले से मिलकर के बन रहा है. ओके, और कोई? हम्म. नहीं, कुछ तो बताओ. कोहेरेंट सोर्स से बना है इसलिए. नो, यहाँ पर जो वेव मीट कर रहा है, यहाँ पे जो वेव मीट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करता था? फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करता है? ओनली सोर्स के ऊपर, ओनली सोर्स के ऊपर. हाँ, तो यहाँ पर जो मीट कर रहा है, यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है. सोर्स ये दोनों है. क्या हमने सोर्स को चेंज किया? नहीं चेंज किया. नहीं. तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा. That's why we have same frequency, so minus omega t. Okay, क्या वेवलेंथ चेंज होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है. नहीं, मीडियम हमने चेंज नहीं किया. हमने मीडियम चेंज नहीं किया.
ठीक है, मीडियम अगर चेंज कर देंगे देन वेवलेंथ चेंज, बट मीडियम सेम है। ठीक है, बिफोर द सुपर इम्पोजिशन और आफ्टर द सुपर इम्पोजिशन the medium is same, so frequency is same. That's why we say that k x, but here theta, और यहां पर ए आर आ जाएगा, मीन्स आफ्टर सुपर इम्पोजिशन वी हैव दिस वेव, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नया दो चीज आया, ए आर और थीटा. सो वी हैव दिस रिजल्टेंट amplitude of resultant wave. Okay, now, okay, when we say that this amplitude is maximum or minimum, when we say that AR is maximum or minimum, when we say that AR is maximum or minimum, cos phi maximum होगा. yes, cos phi maximum होगा. So what is the maximum value of cos phi? 1 1. 0 degree पे. Yes, means at 0, means if phase difference between two waves is 0 degree, 0 degree, okay, 0 degree or 2 pi or 2 pi, 4 pi, okay, or you can say 2n pi, 2n pi, okay. So where n belongs to what? N belongs to 0, 1, 2, 3, dot dot dot. So if this is happen, the amplitude become maximum, which is equal to root over a1 square plus a2 square plus 2a1 into a2. So we can write in a more simple manner AR max. What is the simplification of this? plus a2 का whole square. Yes, a1 plus a2 का whole square उसका root. So this is become a1 plus a2. Okay, so this is the maximum amplitude of the wave. Okay, okay, what is the minimum value of AR? cos phi minimum होगा और minimum होता है -1. Yes, cos phi is -1. This is the minimum. Okay, so कब हो सकता है -1? What is the value of phi? 180 degree. Yes, pi, 3 pi, है ना, 5 pi, dash means phi is equal to you can say what 2n plus 1 into pi, है ना, where n belongs to 0, 1, 2, 3. ठीक है? Yes sir. Yes, so that time AR is minimum. So AR is minimum means cos phi is -1. So cos phi is -1, then what I can write here, क्या लिख सकते हैं AR minimum? 1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2 a1 a2. Yes, तो उसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा? a1 minus a2. Yes, a1 minus a2, exactly. So this is the minimum amplitude after the superimposition. This is the maximum amplitude after the superimposition. Oh sorry, this is this one. Okay, so can you relate this amplitude with the intensity? Okay, okay, यहां पर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, सो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. Correct? Okay. Yes sir. The intensity, we know that intensity is directly proportional to a square. Okay, so intensity of wave I1 is equal to k a1 square.
I2 इज इक्वल टू K2 इंटू A2 स्क्वायर, और जो IR होगा, जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी, दैट इज KRA AR का स्क्वायर. ओके, टेल मी वन थिंग, ये जो K1 है, K2 है और KR है, क्या ये सेम होगा या डिफरेंट होगा? दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सो इट इज सेम और डिफरेंट? सेम होगा. सेम होगा, यस, वी नो दैट, क्योंकि इंटेंसिटी I इज इक्वल टू 1/2 रो इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू में मैंने अभी V बताया. तो बिफोर द सुपर इम्पोजिशन और आफ्टर द सुपर इम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज सेम, speed is same, okay, and medium is also not changed, so intensity is only directly proportional to a square. So each wave, okay, for this wave, for this wave and this wave, the proportionality constant is same, so that's why I only write here K. Okay, so this is K. ये स्टेप देखो, क्वेश्चंस अगर थ्योरी को ध्यान से समझो, क्वेश्चंस तभी बनेगा. so K2, so K2 हटा दिया, तो if you put here everything, तो K in place of AR you can write what? IR upon में K. In place of A1 you can write I1 upon K1, oh sorry K, plus I2 upon K, plus 2 A1 के बदले क्या ले सकते हैं यहां पर, that is root over K upon, sorry I upon I1 upon K into root over I2 upon K, ठीक है, A2 के बदले, into cos phi. सी, K से K कैंसल, हर एक जगह है K, और ये भी रूट ओवर K है, ये भी रूट ओवर K है, तो दोनों K हो जाएगा, तो कैंसल हो गया. सो IR रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी होगी, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. सो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा मुझको I1 I2 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई. ओके, नाउ so here what is the maximum intensity, what I should write? I max. क्या लिखूं मैं I max? I1 plus I2 का होल स्क्वायर. नो नो नो, I max का मतलब क्या, cos phi तुम्हारा 1 हो गया ना, cos phi 1 हो गया, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ओवर I1 इंटू I2. ओके, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, रूट ओवर I1 का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ओवर I1 इंटू रूट ओवर I2. तो इन प्लेस ऑफ x देयर इज, ये सिंपल हो गया ना, दिस इज बिकम रूट ओवर I1 का प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर. So this is what your I max. When you get maximum intensity we get when what, cos phi is 1 or phi is equal to this thing. Okay, so what is the minimum? I minimum मैं directly लिख रहा हूं. Can anyone guess, बता सकते हैं what is the I minimum? Root I2. हाँ, root I1 minus root I2 का whole square. So this is the minimum amplitude, this is the maximum amplitude. Okay, Intensity. okay, intensity. Let's we do some limiting case. Okay, limiting case क्या है? So limiting case, limiting case. Okay, let's suppose I say that, let's suppose I say that the amplitude of these two waves are same. Okay, amplitude of these two waves are same, means A1 equal to A2, A1 equal to
equal to A2 and that is equal to, let's suppose, A. So if this is happen, so A maximum amplitude मिलेगा जो resultant wave का, okay, of resultant wave, you can substitute A1 equal to A2 and that is equal to A. So this is equal to 2A. And intensity is I1 equal to I2 हो जाएगा and that is equal to I हो जाएगा. So I max is equal to what? If you substitute here I1 equal to I2, so this is become 2 root over I. उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4I. ओके, मींस अगर मैं इस सोर्स का, अगर दोनों सोर्स का एम्पलीट्यूड सेम कह रहा हूं, मींस दोनों सोर्स का एम्पलीट्यूड सेम कह रहा हूं, मतलब दोनों सोर्स का इंटेंसिटी क्या होगा? सेम होगा. तब जब यहां पर सुपर इंपोज करेगा, ये दोनों मीट करेंगे, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? 4 टाइम्स होगी इनिशियल के. ओके, मींस this is the thing. Okay, now what is the minimum? I minimum, that is become 0, or A minimum, I1 equal to I2, A minimum of the resultant wave is also 0. Okay, okay. When we get these things, when cos phi here become 1, means phi become either 0 or in general you can say 2n pi. 2n pi means pi n belongs to 0 1 2 3. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आगे सारा कहानी जो भी हम करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वहां पर ये बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको करना है. तो 2n पाई, बट n यहां मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? 0 1 2 3 से. इस तरह से यहां पर ये कब मिल रहा था? जब cos phi हमारा क्या होगा? -1. मींस phi फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2n plus 1 into pi, where n belongs to 0 1 dash. Okay, so means what? मीन्स व्हाट? कि ये जो दो वेव है, इन दोनों वेव के बीच में अगर फेज डिफरेंस आपका 2n पाई है, तो एम्पलीट्यूड क्या मिल रहा है आपको? मैक्सिमम. और इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा सुपर इंपोज होने के बाद. अगर 2n प्लस 1 इंटू पाई है, तो जो रिजल्टेंट वेव मिला उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? और उसकी इंटेंसिटी यहां पर क्या होगी? 0 होगी, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो. ओके, तो अगर ऐसा है तो इसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जब हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है तो इसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस. और यदि हमें इंटेंसिटी 0 मिल रही है या एम्पलीट्यूड 0 मिल रहा है तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो जब दो वेव आपस में सुपर इंपोज करेगा और दोनों वेव सुपर इंपोज होने के बाद पी पॉइंट के ऊपर जहां पे मीट कर रहा है, वहां पर यदि आपका जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है तो उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, और अदरवाइज उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे. ठीक है, तो ये ओके. सो दिस इज द व्हाट okay, what is the relation between phase difference and path difference? Because you can see the path traveled by this wave and path traveled by this wave are different. So what is the path difference? What is the relation between path difference and phase difference? Okay, so I equal to 2 pi by lambda into my delta x. yes, so हमने डेल्टा फाई कल बताया था. फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 2 pi by lambda into delta x, where delta x is the path difference. Okay, so delta x equal to, you can say, path difference. This is the path difference. Path difference is equal to 2 lambda by 2 pi into delta phi. So okay, so now substitute. यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है? 2n pi. So for constructive interference
पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। सो यहां से आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, पाई से पाई कैंसल, 2 से 2 कैंसल, सो डेल्टा एक्स इक्वल टू n इंटू लैम्डा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस delta x equal to n lambda, where n start from n belongs to 0 1 2 3 डेटा डैश। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n प्लस 1 इंटू पाई, वेयर n बिलोंग्स टू 0 1 2 3। सो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो डेल्टा एक्स इसमें आ जाएगा कितना, लैम्डा अपॉन में ये आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड करोगे तो n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। सो दिस इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस, दिस इज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके ओके ओके, सो उसे ट्राई करना है क्वेश्चन कि लेट सपोज there's a one wave y equal to a sin kx माइनस ओमेगा टी है, एक वेव का इक्वेशन। दूसरे वेव का इक्वेशन y2 इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी है। तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट वेव जो होगा वो क्या होगा, और दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस पाथ डिफरेंस के लिए मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, सो ट्राई and tomorrow we will discuss the same constructive and destructive. So this is the